लेटा दुश्मन की चहल पहल देखता रहा। उस्ताद सादिक की शहादत के बाद वो कुछ बेफिक्र से हो गए थे। इनकी बातें सुनकर पता चला था कि उस्ताद सादिक को शहीद करने वाले इनकी कमांडो प्लाटून के जवान थे, लेकिन इससे पहले इनके 5 आदमियों को उस्ताद सादिक निशाना बनाने में कामयाब रहा था, जिसमें से 4 आदमी हलाक हो चुके थे, जबकि एक गोली 5वें आदमी के सर से रगड़ खाती हुई निकल गई थी। मज़ीद कुछ देर वहीं पड़ा रहने के बाद दोबारा चल पड़ा। अगर उस्ताद सादिक ने मेरे पास स्नाइपर राइफ़ल की गोलियां रहने दी होती तो शायद मैं कई को निशाना बना चुका होता, मगर अब पिस्टल से तो स्नाइपिंग नहीं की जा सकती थी। गो इस तरह मेरे ज़िंदा बच जाने के इम्कानात 0% भी ना रहते, मगर जज्बाती कैफियत में मुब्तला होने के बाद फ़ायदे नुकसान का होश किसको रहता है। चश्मे तक मैं बगैर किसी मुठभेड़ हुए पहुंच गया था। खूब सैर होकर पानी पीने के बाद मैंने दोनों वाटर बोतलें भर कर स्मॉल पैक में रख ली और फिर वहां से फरलांग भर के फासले पर मौजूद झाड़ियों की एक झुंड की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा वहीं रात गुजारने का था, क्योंकि आज के दिन हमारी तलाश में सरगर्दा ट्रूप्स ने वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंचना था। इनकी नकलो हरकत के दौरान मेरा एक जगह रुके रहना बेहतर था, क्योंकि किसी भी पार्टी से इतफाक़ी मुठभेड़ एक नया महाज खोल देती। झाड़ियाँ काफ़ी घनी थीं, वहाँ से चश्मे की जगह साफ नज़र आ रही थी। दिन ढलने को था जब चश्मे पर चंद आदमी पानी भरते दिखाई दिए। वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक सख्त इब्तला के बाद इन्हें ज़हनी सुकून हासिल हुआ था और इन्होंने एक ख़तरनाक दुश्मन से खलासी पाई थी, ऐसा सफ़ाक दुश्मन जिसने इनके दर्जन भर साथी हलाक कर दिए थे। मैं बस खाली नज़रों से इन्हें चहली करता देखता रहा। चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोने के बाद एक मरतबा फिर अपने रास्ते हो लिए थे। सैर होकर पानी पीने के बाद मेरी भूख भी उभर आई थी। मैं पैक से बिस्किट निकाल कर खाने लगा। उस्ताद सादिक ने अपनी खुराक भी मेरे पैक में डाल दी थी। अपने मुकद्दर का रिज़्क मेरे हवाले करते हुए इसे ज़रा भर भी झिझक महसूस नहीं हुई थी। इसने मरने का फ़ैसला कर लिया था, मगर अपनी आखिरी गुफ्तगू में इसने कोई इशारा नहीं दिया था कि जिससे मुझे महसूस होता कि इसके इरादे क्या थे। यकीनन यह फ़ैसला इसने बहुत पहले ही कर लिया था। इस वक्त जब मैंने इनकी बात मानने की बजाय इसका साथ देने का फ़ैसला किया था। अपने उस्ताद हाशिम की कहानी सुनाने का मकसद मुझे अपनी मौत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना था। दौरान ट्रेनिंग इसने अपने कई तजर्बात हमारे गोश गुजार किए थे, मगर अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या इसने ऐसे हालात में सुनाया था जब वो खुद अपने उस्ताद की राह पर चलने का फ़ैसला कर चुका था। वो रात मैंने इन्हीं झाड़ियों में उस्ताद सादिक की यादों से लड़ते गुजारी। सुबह सादिक के वक्त मैं अपनी कमीनगाह से निकला और चश्मे की तरफ बढ़ गया। क्या पता रास्ते में पानी मिलना भी है या नहीं। मैंने वाटर बोतल में पानी की रात के वक्त होने वाली कमी पूरी की और अपने रास्ते हो लिया। चलते वक्त मैंने वॉकी टॉकी सेट भी ऑन कर लिया, मगर पहली वाली फ्रीक्वेंसी पर खामोशी छाई रही। फ्रीक्वेंसी बदलकर भी मैंने सुन लेने की कोशिश की, मगर कोई ऐसी बात सुनने में नाकाम रहा जो मुझे एहतियात पर मजबूर कर सकती थी। एक दो जगह पर रोज़मर्रा की आम गुफ्तगू सुनाई दी। 2-3 पोस्टों से लॉली सेक्टर बेस को सुबह के सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। वापसी के लिए मैंने पहले वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करना था। लॉली सेक्टर की बेस के नीचे पहुंचकर मैं जनूब की सिमत में सीधा निकलता चला गया। नाला अबूर करके जंगल में घुसने की कोशिश मैंने नहीं की थी। सूरज के तुलू होने तक मैं लॉली सेक्टर बेस से करीबन 2 किलोमीटर आगे निकल गया था। रोशनी होने के साथ मेरी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। मैं पूरी तरह कैमोफ्लेज था। गिली सूट ने मुझे झाड़ियों का हिस्सा बनाया हुआ था। आगे जाकर नाला तंग हो गया। मेरे दाहिनी जानब पहाड़ी सिलसिला था, जबकि बाईं तरफ जंगल था और दरख्तों के इख्तिताम पर सीधी खड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। दाहिनी जानब दरख्तों की तादाद बतदरीज कम होती जा रही थी। मैं नाला अबूर करके जंगल में घुस गया। आगे जाकर नाला गरबी जाने मुड़ रहा था। इस नाले में बस इक्का दुक्का दरख्त थे और वहीं मेरी वापसी का रास्ता भी था। दूरबीन निकाल कर मैंने दूर नज़दीक का बगौर जायज़ा लिया, मगर किसी किस्म की हरकत नज़र न आई। नक्शा खोलकर मैंने एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों की जगह को बगौर देखा। इसी नाले में आगे जाकर दुश्मन की एक पोस्ट थी, जिसका नाम सदरती पोस्ट था। वहाँ पर इनके 15 से 20 आदमी मौजूद रहते थे। मज़कूरा पोस्ट से दाएं और बाएं जानब 3-4 किलोमीटर के वक्फे पर 2 और पोस्टें थीं। वहाँ भी इनकी नफरी दस्त का हिंसा अबूर कर जाती थी। मुझे सदरती पोस्ट से दाएं जानब का रास्ता अख्तियार करना था और गुजर पोस्ट के करीब से फिर गरबी सिमत मुड़कर दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तुर्कियाँ की ज़िम्मेदारी के इलाके से गुजर कर मेरे सामने पाकिस्तान की पहली पोस्ट रिंग कंटोर आ जाना थी। हमने आते वक्त दूसरा रास्ता अख्तियार किया था। इस वक्त हमें बॉर्डर पार कराने के लिए एक रहबर भी आया था, जो हमारे बॉर्डर पार करते ही वापस चला गया था। अब वापसी के रास्ते सफ़र में अकेला था और अपना रास्ता मुझे खुद ढूंढना था।
नक्शा वापस स्मॉल बैग में रख कर मैं अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेकर गरबी नाले में घुस गया। गो वहाँ छिदरे छिदरे दरख्त थे, मगर रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी कसीर तादाद में मौजूद थे जो छुपने में मदद दे सकते थे। मैं रुके बगैर चलता रहा। अलबत्ता सदरती पोस्ट के इलाके को मैं रात के अंधेरे ही में अबूर कर सकता था। पोस्ट से किलोमीटर भर पहले एक मुनासिब मुकाम पर रुक कर रात का इंतज़ार करने लगा। आने वाली रात को चूँकि मुझे बकिया तमाम रास्ता तय करना था, इसलिए खा पी कर मैं आराम की गरज से लेट गया। वो जगह ऐसी थी कि मुझे मेरे देखे जाने का खतरा ना होने के बराबर था। सरे शाम ही मैं अपनी कमीगाह से नहीं बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ना नहीं होते, क्योंकि एक तो ये शाम का वक्त होता है, खाने का वक्त, और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतज़ामी अमूर में भी लोग मसरूफ़ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सर शाम ही सफ़र करता तो भारी सिलसिले का फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रास्ते में आने वाली इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को अबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई थी। घंटे डेढ़ बाद मैं गुज्जर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से सीधा नाला आगे निकलता चला गया, जबकि मैं गरबी सिमत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी, मेरी रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई। ऑक्सीजन की कमी के बायस इस इलाके में तेज़ रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल हो गया, ख़ासकर इस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तुर्किया के हदूद में पहुंच गया था। वो इलाका ख़तरनाक था, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो, इस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं, और हिंदू तो इस मामले में यूँ भी बहुत डरपोक हैं, और डर की वजह से इनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं हो पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दलेरी की वजह से अमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान अबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तुर्किया पोस्ट वहां से 200 गज़ आगे थी। स्मॉल पैक से नाइट विजन साइट निकाल कर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट की खदोखाल ही देख सका और कोई नकलो हरकत मुझे दिखाई ना दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मरतबा मैं बकदर 100 गज़ पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायज़ा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट ढलान की आड़ में बनाई गई थी और रिहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता संतरियों की देदबानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट विजन साइट से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा लिया। पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले से में सफ़र करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रास्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर ही पड़े, लेकिन ऐसी जगहों में एहतियात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमेशा की मजदूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले लेती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फ़ौज के लगाए हुए बारूदी किते में घुस गया था, और इसकी बदकिस्मती कि जैसे ही इसके पाँव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन इस जगह फटी जहाँ इसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से इसकी लाश को वहाँ से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेकर जो लाया अमल मुझे सूझा वो यही था कि इस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता था। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयाँ थी, इन्हें कोहे पैमा ही सर कर सकता था, और कोई और रास्ता अख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता, और दुश्मन के इलाके में यूँ आज़ादाना हरकत करना मुमकिन नहीं था। कोई और रास्ता अख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता, और दुश्मन के इलाके में मैं नहीं जा सकता था। मनसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को उतारने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे। मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली है। 2:30 मेरी घड़ी बजा रही थी। इंडिया का टाइम चूँकि हमसे निस्फ घंटा आगे होता है, इसलिए इनकी घड़ियों में लाजमन 3 बजने वाले थे, क्योंकि कायदा यही है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद बदली होती है, और चूँकि ऐसी हसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकातकार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक ड्यूटी पर अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे ना जागें और दोनों की नींद की ज़्यादती की वजह से सुस्त ना हो।
जबकि 1 घंटे के फ़र्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाज़ा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रिहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन इसे रिहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगाया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रिहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरा दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। गो जिस वक्त से मैं आया था कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइट मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर अतराफ का जायजा ले लेता। 1-2 बार इसने टॉर्च जलाकर भी अपने चौकन्नापन को ज़ाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी इसने नाले वाली सिमत में फेंकी थी। इसके बावजूद मैं ज़मीन से चिमट कर लेट गया था। लेकिन वो भी संतरी था और ज़्यादा ज़िम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए मैं इसमें वो चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने के बजाय बैठे बैठे इसकी जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि वो पथरीला इलाका था। इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभते थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज की बकदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में अड़ेसा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा मैं खड़ा होकर बेकदम इसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल इसके करीब पहुंच गया तब इसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। इसने मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम इसके साथ लिपटते हुए इसके मुंह पर हाथ रख लिया था। इसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर इस वक्त मैं पिस्टल इसकी कनपट्टी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी ठक हुई और इसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। इसका फड़कता बदन साकित होने लगा। मैंने इसे आहिस्ता से ज़मीन पर लटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने वक्त देखा 3:20 हो गए थे। वो वाले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लिपेट ली। इसके पास बड़ी टॉर्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाइंग वाले मोर्चे की तरफ बढ़ गया। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा स्मॉल पैक में डाल दी थी। चादर मैंने इसी तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तो आ गया है दिलजीत। जो ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसिर हुआ। 2 घंटे सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रज़ाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टॉर्च जलाकर इसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। इसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ करो। ये आखिरी अल्फाज थे जो इसके होंठों से अदा हुए थे। ग्लॉक पिस्टल के मिज़ल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने इसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहराकर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थीं। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। थोड़ा जोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाऊं। साथ वाले मोर्चे से मज़ाहिया अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद इसे राइफल्स के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं इसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सरहद से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ गया। इसने बाबा से बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन इसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी खामोश रहा था। ओए, जवाब तो दो ना। इसने झंझलाते हुए बाहर झांका। इस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है, कहते हुए मैंने टॉर्च से रोशन करके इसकी खोपड़ी में गोली झोंक दी। इसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया। इस तरह के इसका बलाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं इसके जिस्म पर पाँव रख के अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G2 राइफलें, एक क्लाशनकोव, एक माउंट पर लगी विक्रेस गन नज़र आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल इमेजिनाइट विजन साइट दिखाई दी। इसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहाँ से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के एक फासले पर थी, लेकिन ये हवाई फासला था, वरना लिफ्ट तुर्कियाँ से